हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियोस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक कंप्लीट कर लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायनॉमियल का। तो बायनॉमियल थ्योरम करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें दो टर्म्स कंटेन की हुई होती है। सपोज अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको 2x+10, x+5, x+a, ऐसे कुछ टाइप में लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसमें दो टर्म्स कंटेन हुई है तो इसको बोलेंगे बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आती है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? एक्चुअल में एक रूल है, ये थ्योरम एक रूल है बाय विच वी कैन एक्सपैंड द पावर ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ऐसे बायनॉमियल एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी कोई पावर दी हुई होगी, उस रूल से हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम। तो कैसे एक्सपैंड की हुई है? x+a, हमने दो टर्म्स ले ली, इसमें बायनॉमियल एक्सप्रेशन है तो इसकी पावर हमने कर ली n, विच इज इक्वल टू nc नॉट x⁻n। मतलब फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर्स डिक्रीज होती जाएंगी और सेकेंड जो टर्म है उसकी पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी। और यहाँ पे nc0, ठीक है, nc1, nc2 अप टू so on ncn, x⁻n, x⁻n-1, n-2 जाते जाते ये खत्म हो जाएगा x⁻0। और a⁻0 से स्टार्ट किया तो इसको इंक्रीज करते जाना है a⁻1 और एंड में क्या हो जाएगा a⁻n। ठीक है। तो इसके सेंटर में ये लिखा हुआ है मैंने NCR x⁻n-r a⁻r। देखो ये हमने 0 लिया था, n में से 0 माइनस हो रहा था और a की पावर 0 थी। यहाँ पे 1 लिया था, n में से 1 माइनस हो रहा था, a की पावर 1 थी। सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं r ले रही हूँ तो x की पावर n में से वही r माइनस होगा और a की भी वही सेम पावर रहेगी। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इसकी जर्नल टर्म। अगर इसकी जर्नल टर्म लिखनी हो तो इसको बोलेंगे ऐसे। ठीक है। हाँ, tr+1 क्यों लिखा है? सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे हमने r+1 क्यों लिखा? अगर हम r को 0 डालें, मुझे फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए ना, इसी टर्म से सारी की सारी टर्म्स बननी चाहिए। अगर मैं r को यहाँ पे 0 डालती हूँ तो nc0 x⁻n-0 a की पावर 0, मुझे ये वाली मिल रही है, मुझे फर्स्ट टर्म मिल रही है। ठीक है। अगर r को मैं 2 डालती हूँ, सॉरी r को 0 डाला तो ये मिल गया मेरे को, r को 1 डालेंगे तो ये वाली टर्म, r को 2 डालेंगे तो ये वाली टर्म, तो ऐसे इसको लिखेंगे हम r+1, जनरल टर्म बन जाएगी tr+1 इक्वल्स टू 10। ठीक है। और ये जो दिए हुए हैं nc0, nc1, nc2, ये सारे के सारे बायनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। कभी कभी तो ये ऐसे लिखा होता है nc0, nc1 की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, या फिर कभी कभी c0, c1, c2 ऐसे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। और साथ में अलग से इंडेक्स बता देंगे। इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स n, जो पावर है वो इंडेक्स बोला जाता है, उसको अलग से बता देंगे n। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना, ये वाली थ्योरम जो है वो n को पॉजिटिव के लिए है। n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है। नेगेटिव के लिए कैसे थ्योरम बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये होगी हमारे पास जर्नल टर्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही हैं इस थ्योरम में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये सेकंड, इसकी पावर r चली गई, a की पावर n, 1 से शुरू करके n तक जो ये गया, तो मतलब 1, 2, 3 अप टू n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये वाली तो n बनेगी और एक ये वाली टर्म भी तो पड़ी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी बन जाएंगी मेरे पास? n+1। जो भी आपका इंडेक्स गिवन होगा उसमें से एक ऐड कर देना, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी इन बायनॉमियल एक्सप्रेशन, दो में, अगर x+a की फॉर्म में ही मिला हुआ होगा, अगर आपको कुछ भी होगा। ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो जब x+20⁻10, अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई हूं तो कितनी बनेगी? 10 में जो भी इसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 10+1 इज 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी 11। ठीक है। आपने ये वाली नोटेशंस बहुत देखी होंगी, ये और ये सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये बोल रहे हैं कि NCR और NCn-r दोनों वैल्यू सेम होती हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं NCx NCy, मतलब दो टर्म सेम कब होंगी? जब दोनों के जो बेस में पड़ा है, जो सफिक्स में पड़ा है, वो वाले की सम जो होगा वो n के इंडेक्स के इक्वल ही होगा। अगर मैं n को 10 ले रही हूँ, r को 8 ले रही हूँ, मतलब 10c8, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा? 10c10-8, दैट मीन्स 10c2। ये वैल्यूज इक्वल होते हैं, चाहे आप सॉल्व करके भी देख लो। अगर आपको एक सॉल्व की हुई है तो दूसरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को ही चेक करके दूसरी वैल्यू लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है। और ये भी सेम बात बोल रहा है कि NCx NCy दोनों इक्वल होंगे। ये वाली दोनों टर्म्स इक्वल कब होंगी? जब इन दोनों का सम जो होगा वो n के इक्वल आएगा। 8+2 इज 10, सेम। ठीक है।
बाकी तो हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, हमें एनसीआर को खोलना ही पड़ता है। वो होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, ऐसे करके ओपन करके ही चलेंगे। बट कुछ स्टैंडर्ड है जो हमें डायरेक्टली याद कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा यूज होता है। देखना NC0 और NCN, मतलब नीचे अगर 0 पड़ा हो और अगर टर्म्स का डिफरेंस 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1। अगर नीचे 1 पड़ा हो और टर्म्स का डिफरेंस भी 1 हो तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा n। इसको याद रख लेना, अगर नीचे 0 पड़ा हो और डिफरेंस 0 हो तो 1 होती है। अगर नीचे 1 पड़ा हो और दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी 1 हो तो हमारे पास होती है वैल्यू n। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है मिडल टर्म। क्या होती है मिडल टर्म? जो सेंटर वाली टर्म होगी। ठीक है, हाँ, तो सेंटर वाली टर्म कौन सी टर्म बनेगी? सेंटर वाली। अगर n को इवन होगा, अगर ये वाली पावर इवन होगी, n जो भी दिया होगा वो इवन होगा, तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी? मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती है हमारी n+1 करके, अगर n इवन हुआ तो n+1 करने पे ऑड बनेगा, क्योंकि इवन की नेक्स्ट वाला जो भी नंबर आएगा वो ऑड होगा। यहाँ पे n इवन था, 10 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसकी कितनी बननी थी मेरे पास? 11। ठीक है, तो उसमें से हमें मिडिल टर्म मिल सकती है। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास तो उसमें से मिडिल टर्म मिल सकती है हमें। तो मिडिल टर्म क्या होगी? n का हाफ कर लो, क्योंकि n हमारा इवन नंबर होगा तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। n/2 और +1 कर दो, उसमें से वो वाली टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। और हाँ, उसी का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। अगर आपको मिडिल टर्म पूछ लिया तो ऐसे निकालनी है, अगर उन्होंने पूछ लिया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा तो भी आपको मिडिल टर्म ही निकालनी है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही हमेशा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। ओके, अगर n ऑड हुआ, यहाँ पे n था इवन, ठीक है, तो n+1 करने पे ऑड मिल गया। अगर n ऑड हुआ ऑलरेडी तो n+1 करने पे क्या बनेगा मुझे? इवन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन बन जाएंगी। तो एक मिडिल टर्म तो नहीं मिलेगी, मुझे मिलेंगी 2 मिडिल टर्म्स। सपोज 1 2 3 4, ये वाली 4 बन गई मेरे पास। ठीक है, कोई बायनोमियल लिया मैंने, इसकी पावर 3 थी और n+1 करने पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 बन गई। तो इसमें से हम मिडल नहीं ढूंढ सकते ना, तो जो भी इनके सेंटर में होंगी उन दोनों को मान के चलेंगे। सेंटर वाली कैसे निकालेंगे? जो भी n होगा, n में से +1 कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, और n+3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, ये दोनों टर्म्स ही मिडिल टर्म्स आएंगी। और ध्यान रखना, इन दोनों के जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी इन दोनों के इक्वल होंगे और ग्रेटेस्ट ही होंगे। मिडिल टर्म का जो भी कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर टर्म्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बायनोमियल थ्योरम हो और n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर पड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे के लिए क्या होगा? पर हाँ, नेगेटिव इंटीजर बायनोमियल थ्योरम उन्हीं पे अप्लाई होगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होनी चाहिए? 1, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 1। फर्स्ट टर्म डेफिनेटली 1 होनी चाहिए और जो सेकेंड टर्म है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल होती है बायनोमियल थ्योरम। नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स अगर हमारे पास नेगेटिव पड़ा हो तो तभी एप्लीकेबल होगी, अगर फर्स्ट टर्म 1 होगी ऐसे, और जो भी सेकेंड टर्म होगी वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? 1 + n(x)(n-1/2 फैक्टोरियल x²। ऊपर में से माइनस करते जाना है, n था n-1 हो जाएगा, n-1 से n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म, और नीचे में फैक्टोरियल जाता जाएगा। यहाँ पे कुछ n था तो 1 फैक्टोरियल, x की पावर 1 थी, x की पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल। तो इसकी जनरल टर्म कैसे बनाएंगे? अगर मुझे x की पावर r निकालनी है तो जहां पे x की पावर 3 थी तो नीचे 3 फैक्टोरियल, पावर 2 थी तो 2 फैक्टोरियल, अगर पावर r ले रही हूं तो r फैक्टोरियल बनेगा। और स्टार्टिंग तो हमेशा n(n-1) n(n-1) यहीं से होगी। लास्ट में कौन सी टर्म आएगी वो देख लो। अगर 3 था तो उसमें से 1 माइनस हो रहा है, 2 था तो 1 माइनस हो रहा है, अगर r है तो उसमें से भी तो 1 माइनस होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा ब्रैकेट में, तो उसमें से भी 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई हो, अगर n को नेगेटिव देके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हो तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फाइनाइट नहीं होती क्योंकि आगे सो ऑन चलता जाता है। हाँ, तो इसके कोफिशिएंट्स को हम NC0 NC1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तभी हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास क्या है? n हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसको तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है,
कुछ स्टैंडर्ड नेगेटिव पावर्स की बाइनोमियल्स एक्सपैंड की हुई हैं। आप इसको अगर एज इट इज याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ये सारी याद हैं, आप याद कर लो तो बहुत बेटर है। इसको याद करने का मेथड भी बहुत इजी है। अगर आपको 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 निकालना हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी नेगेटिव हो और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो सारे की सारी टर्म्स में पॉजिटिव आएगा, कोई भी टर्म नेगेटिव की नहीं होगी। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो सारी टर्म्स आएंगी पॉजिटिव की और एक्स की पावर्स बढ़ती जाएंगी। फर्स्ट को 1 लेके बाकी की सेकेंड टर्म जो भी गिवन है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अप टू सो ऑन कर दो उसको। तो इसकी जनरल टर्म क्या बन जाएगी? एक्स रेज टू पावर आर बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दे दिया, प्लस एक्स रेज टू पावर -1, अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो साइन हमेशा ऑल्टरनेट आते हैं। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो तो साइन पॉजिटिव के आएंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे ही पॉजिटिव होगा, पावर नेगेटिव को लेके चल रहे हैं, तो साइंस हमारे पास क्या होते हैं? ऑल्टरनेट होते जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी? -1 की पावर आर लग जाएगी, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर आर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पावर -2 गिवन हो और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो इसको तो ये वाला फंडा तो सभी में ही अप्लाई होगा। अगर यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, सारी टर्म्स प्लस की आएंगी। अगर एक प्लस का हो और पावर नेगेटिव में पड़ी हो तो ऑल्टरनेट साइन आते जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 लिखी हो तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 + 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x दी 4, ऐसे ऐसे इसकी टर्म बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक्स क्यूब था, अगर मैं एक्स की आर लिख रही हूँ तो एक इससे बड़ी आ रही है, 2 था तो 3 आया, 1 था तो 2 आया, 3 था तो 4 आया, मतलब आर था तो r+1 आएगा। ओके, ये इसकी जनरल टर्म होगी। आपको जनरल टर्म भी इसी से ही, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से ही जनरल टर्म बना सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्लस होगा तो पावर माइनस में होगी, सेम हो जाएगा बट ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे और एक्स के साथ नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, ये तो इजीली हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। अगर पावर क्यूब दी हुई हो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3 और अगर प्लस में दी हुई तो ऑल्टरनेट साइन आएगा और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों नेगेटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। ये होती है 3x 6x स्क्वायर 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सॉरी, और इसकी जनरल टर्म आप याद रख सकते हो या फिर आपको इससे खुद को बनानी पड़ेगी। अगर आप इसको ही याद रखने की जरूरत है, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या होती है? r+1 r+2/2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर आर। हियर इज r फैक्टोरियल, एक मिनट, नो इट्स 2 फैक्टोरियल, इज 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल ही रहेगा। r+1 r+2/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर। अगर दोनों नेगेटिव पड़े हैं तो पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पड़ा है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो, 3 एक्सप्रेशन दे दी है, अगर इसकी पावर दे दी n और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा? इसको आप ब्रेक कर लो 2 टर्म्स में, तो x + y को मैंने एक टर्म मान लिया प्लस z को सेकेंड टर्म मान लिया, उसकी पावर n। अब मैं इस पे बाइनोमियल लगा सकती हूँ, इसको फर्स्ट मानना है, दिस इज कंप्लीटली फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो इस पे लगा सकते हैं हम। फर्स्ट टर्म जो होती है उसकी पावर्स डिक्रीज होती जाती हैं और सेकेंड टर्म जो होती है उसकी पावर्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो क्या बनेगा? NC0 x + y रेज टू पावर n इंटू z रेज टू पावर 0 बनेगा, तो उसकी वैल्यू 1 आई तो मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट इज NC1 x + y, इसकी पावर्स डिक्रीज होती जाएंगी और z की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो ऐसे सिमिलरली NC2 x + y रेज टू पावर n-2 z² प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? NCn x + y रेज टू पावर 0 बनेगा, उसकी वैल्यू होगी 1, तो मैंने नहीं लिखा। तो z की लास्ट पावर चल जाएगी n। ठीक है, तो मतलब मुझे इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए, मुझे ये वाला ओपन करना आता है। NC0 क्या होता है? हमने किया था, अगर नीचे 0 पड़ा तो वैल्यू 1 होती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। और x + y रेज टू पावर n पड़ा है, इस पे हम बाइनोमियल लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी टर्म्स कितनी होंगी, इसमें कितनी होती है। अगर n पावर है तो उसकी एक ज्यादा होती है, अगर इसमें देखें तो इसकी कितनी पावर टर्म्स होंगी? n+1। अगर इसकी पावर n है तो n+1 टर्म्स होंगी। अगर यहाँ देखें x + y रेज टू पावर n-1 है, और ये भी तो एक बाइनोमियल है, उस पर z मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कोफिशिएंट है उसका। अगर इसके पे भी बाइनोमियल लगाएंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? इसकी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो n-1 था प्लस 1 किया तो n टर्म्स होंगी। नेक्स्ट इज n टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी? n-2 था, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो n-1 टर्म्स होंगी। लास्ट में जाते जाते ये तो एक ही टर्म है, इसको एक, मतलब n+1 n-1 अप टू 2+1, मतलब ये वाली सारी सम का टर्म्स का सम हमें पता है क्या होता है? n इंटू n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस, बट हियर n इज
n+1, तो इसकी जगह पे हमने n+1 डाल दिया, n+1, तो n+1 ऑलरेडी था, +1 करने पे n+2/2 बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सटेंशन इज n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2 होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर इसकी जर्नल टर्म पूछी हुई हो, इसकी जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे? टी ऑफ आर चल रही, पहले हमने टी आर प्लस 1 में किया था और इसके लिए मैंने टी आर लेके चली हूं। तो इसके क्या हो गया, एन फैक्टोरियल, जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा एन फैक्टोरियल एक्स की पावर अल्फा, मतलब एक्स जो भी, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। और अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा तीनों का सम जो है वो एन के इक्वल ही आना चाहिए, इंडेक्स के इक्वल ही होना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x⁻11 का, ठीक है, इन 1 + 3x + 2x² ⁻6 इन दिस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, n फैक्टोरियल कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल, इट्स 6 फैक्टोरियल, x⁻α, y⁻β, z⁻गामा। तो x मतलब 1 की पावर अल्फा, 3x की पावर बीटा, 2x² की पावर गामा, नीचे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। देन अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स पढ़े हैं हमारे पास, कोफिशिएंट्स पढ़े हैं, उनको अलग कर दो और x की पावर्स को अलग कर दो, तो क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल, 1 की पावर तो जो मर्जी कर लो सेम ही रहती है, इसको तो छोड़ देंगे, मतलब 3⁻β, 2⁻गामा बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर बीटा प्लस 2r, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, एक्स की बीटा प्लस 2r बन गया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, x⁻11, तो मुझे बीटा प्लस 2r कितना होना चाहिए, मेरे पास 11, मेरे पास क्या होना चाहिए, बीटा प्लस 2r वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है x⁻11 को, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास चॉइसेस ढूंढनी पड़ेंगी आपको, और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू n ही बननी चाहिए, जो भी आप चॉइसेस ढूंढोगे इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लेके चले अल्फा पे तो कोई कंडीशन नहीं, अल्फा तो जो मर्जी होगा, ठीक है। मुझे कंडीशन कौन से नंबर पे कौन से वेरिएबल पे डालनी है, बीटा और गामा पे। अगर मैं बीटा को 11 लिया है मैंने, अगर मैं बीटा को 0 ले लूं, अगर यहाँ पे 0 लेते हैं, सपोज ये फर्स्ट कंडीशन बना के देखते हैं, बीटा को 0 लेते हैं और गामा कितना बनेगा फिर 2 इंटू सम नंबर इक्वल्स टू 11, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर किसी भी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पक्का ये इवन नंबर ही बनेगा, ये तो ऑड है, मतलब ये तो इंटीजर नहीं आएगा, ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगी ना। अगर मैं गामा को नॉन इंटीजर क्वांटिटी डालूंगी, यहाँ पे n हमारा इंटीजर होता है, तो तीनों का सम करने पे तो मुझे इंटीजर चाहिए था, अगर नॉन इंटीजर डालोगे तो नहीं बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया फर्स्ट। अभी हम सेकंड देख के चलते हैं। अगर बीटा को सीधे सीधे 11 डाल ले और गामा को 0, बीटा को 11 गामा को 0 डाला, तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई कराओ। अल्फा को कुछ नहीं डाला, बीटा को अगर 11 डालते हो आप और गामा को 0 डालते हो, तो अल्फा बीटा और गामा, एक बात ध्यान में रखनी, ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं चलेगा यहाँ पे। अल्फा बीटा गामा जो भी होंगे हमारे पास पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल भी चल रहा है, ठीक है। तो बीटा इसको 11 डालोगे तो 11 के नॉट पे इक्वल टू n, n इज 6, मतलब 11 हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा 6, मतलब ये भी कंडीशन नहीं होल्ड करेगी, ठीक है। अभी हम कुछ और डाल के देख लेते हैं। अगर इसको 5 डालेंगे, यहाँ पे 6 बन जाएगा ना इजीली। अगर इसको 5 डाला, इसको गामा को कितना लेंगे हम 3, 5 + 3 अगर इसमें डालेंगे 8 बनेगा, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो ऐसे ही हमें कंडीशंस ढूंढनी पड़ेंगी। अगर इसको मैं 1 डाल लूं और इसको 10 बना सकते हैं, 1, ये यहाँ पे डालेंगे 5, इन दोनों का सम क्या होगा 6। अगर अल्फा को 0 ले लें, बीटा इज 1 एंड गामा इज 5, तो बन रहा है मेरे पास, अल्फा को 0 लिया, बीटा इज 1 एंड गामा इज 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास क्या हो जाएगा 6 सॉरी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो मेरे पास ये कंडीशन होल्ड होगी। अभी इसको यहाँ पे से पुट कर दो, 6 फैक्टोरियल 3 बीटा, 3 बीटा मतलब 3 की पावर 1, तो 3 बन जाएगा। 2 गामा, गामा इज 5, 2 डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा कुछ भी नहीं लिया, 0 फैक्टोरियल होगा, अल्फा को अगर आप 0 ले रहे हो तो 1 बन जाएगा। बीटा फैक्टोरियल 1 है, अगेन 1, गामा फैक्टोरियल कितना है 5,
तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको देख लो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 32 आ जाएगा, और नीचे 120, ये तो है कैंसिल हो गया। 18 इंटू 32, 8 टू द 6, एंड में 6 आना चाहिए, तो इसके भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया पक्का। नेक्स्ट आप सॉल्व करके देख लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 576। अगर आपको पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी हो किसी एक्सपेंशन में, ऐसी एक्सपेंशन जहां पे एक्स रेज टू पावर अल्फा यहां भी है और एक्स रेज टू पावर सम बीटा यहां भी है, अगर उन्होंने किसी टर्म बोला हुआ होगा एक्स रेज टू पावर एम फाइंड आउट करने को बोला होगा, तो और अगर एन बहुत बड़ा होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो क्या होगा, एन इंटू अल्फा माइनस कर दोगे आप आर टाइम्स इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एम। एम वो होगा जो हमें फाइंड आउट करना होगा, एक्स रेज टू पावर एम जो भी फाइंड आउट करना होगा हमें, ठीक है। और आर यहां से निकाल लोगे आप, एन अल्फा माइनस एम कर दोगे और नेगेटिव कैंसिल हो गया, आर प्लस 1 में। हमने एग्जाम्पल लिया, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें एक्स रेज टू पावर 4 फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 है, तो सबसे पहले एन इंटू अल्फा करेंगे, 20 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 40, देन नेगेटिव आर को एज इट इज लेके चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों टर्म्स का सम करना है, 2 प्लस 1 इज 3, इक्वल टू क्या रखना है जो हमें फाइंड आउट करना है 4, तो क्या बन जाएगा ये 3r इक्वल टू 36, 12, तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। तो हमारे पास जनरल टर्म होती है ना ये वाली, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, और जो भी हमारे पास अगर a लेके चले, मैं x प्लस ए रेज टू पावर n की बात कर रही हूँ, a की पार क्या बन जाएगी, r को मैंने 12 लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा 13th टर्म बनेगी, n इज 20, c 12, x स्क्वायर इज n माइनस r, 20 माइनस 8 एंड 1 बाय एक्स रेज टू पावर 12। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप पक्का आपको जो भी मिलेगा वो एक्स रेज टू पावर 4 का ही कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसका भी सॉल्व करके देख सकते हैं, x बाय 2 माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 10, फाइंड एक्स रेज टू पावर 4। तो इसके लिए भी सेम वही है, n इंटू अल्फा, सबसे पहले 10, इसकी पावर कितनी पड़ी है 1, तो 10 माइनस r टाइम्स 2 प्लस 1 इज 3 इक्वल्स टू 4, तो 3r इक्वल्स टू 6, r क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो थर्ड टर्म बनेगी मेरे पास जो भी बनेगी, तो क्या बनेगा 10c2 x बाय 2 रेज टू पावर 8 एंड माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। इसको जो भी सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे आपको तो आपको एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अगर आपको फाइंड करनी है ऐसी कोई टर्म जो एंड में से करनी हो किसी एक्सपेंशन की, ये वाली कोई एक्सपेंशन है, इसके एंड में से कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो, इसके लिए आपको अगर या तो आप r+1 की फॉर्म में चल रहे हो या फिर आप tr की फॉर्म में चल रहे हो, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग दिए हुए होते हैं। हम tr+1 की फॉर्म में किए हैं, हमने ये वाला किया हुआ है NCR एक्स रेज टू पावर n माइनस आर ए रेज टू पावर आर। कई लोग इसको टी आर की फॉर्म में याद रखते हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। अगर आपको r+1 की फॉर्म में लेके चल रहे हो और एंड वाली टर्म फाइंड आउट करनी, मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, अगर एंड में से कोई tr+1 टर्म फाइंड आउट करनी हो तो आप बिगनिंग में से टर्म फाइंड आउट कर लो, बट कौन सी करोगे, tn माइनस r+1 टर्म, ठीक है। अगर आप r वाली लेके चल रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 कर दोगे, ठीक है। मैंने ये वाला किया हुआ है याद वैसे ही फॉर्मूला, क्योंकि मैंने सारा हम tr+1 की फॉर्म में ही सारा किया हुआ है, ठीक है। अगर एन में से कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो r+1 टर्म एन में से निकाल दो, इसको n माइनस r+1 टर्म बिगनिंग में से फाइंड आउट कर लो, जो हमें फॉर्मूला ये वाला आता ही है, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने को बोला हो 1 + x रेज़ टू पावर n के, ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसकी एक्सपेंशन लिख लेंगे हम, nc नॉट nc1x nc2x स्क्वायर प्लस अप टू सो 1। यहाँ पे x को 1 डाल दो, x को 1 डाला तो क्या बन जाएगा nc नॉट nc1 nc2 ncn तक, और यहाँ पे भी x को 1 डाला तो 1 + 1 रेज़ टू पावर n 2 की पावर n। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है हमें nc नॉट nc1 nc2 अप टू सो 1 ncn इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अगर मुझे दिया हो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n, तो इसकी एक्सपेंशन कुछ ऐसी बनेगी, nc नॉट nc1 मतलब और टर्म्स के आगे नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन टर्म्स तो प्लस बन जाएंगे ऑलरेडी, और टर्म्स के आगे नेगेटिव जाएगा। अगर हमें दिया पूछा हो 1 + x रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n अगर फाइंड आउट करने को बोला हो, अगर हम दोनों को ऐड करें 1 + x रेज़ टू पावर n और 1 माइनस x रेज़ टू पावर n को हमने यहाँ पे किया था, अगर इन दोनों को देखो आप, ठीक है, आपकी जो
और टर्म्स हैं, और टर्म्स के कोफिशिएंट है एक्स की पावर वाले, वो तो कैंसिल हो जाएंगे अगर दोनों को ऐड करोगे। NC1 एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये कैंसिल। 2 वाला बचेगा मेरे पास, नेक्स्ट 3 वाला कैंसिल, 4 वाला बचेगा। तो मेरे पास इवन टर्म्स बचेंगे इसमें, जो भी बचेंगी, और वो भी ऐड हो रही है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स NC नोड NC2 x स्क्वायर NC2n, क्योंकि इवन चल रही है सारी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2n और x रेस्ट पर 2n। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं x को 1 डाल दे, 1 + 1 रेस्ट पर 2 रेस्ट पर n, ये तो 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इसमें n को 1 डाल दिया, NC नॉड प्लस NC2n, मतलब ये सारे के सारे इवन टर्म्स का सम हो रहा है। NC2n, इन सारे टर्म्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 है, इधर डिवाइड में जाएगा, 2 रेस्ट पर n - 1 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो अगर आपको करना हो। हाँ, अगर कुछ ऐसी एक्सपेंशन दे दी, x + y की स्क्वायर दे दी, इसके कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करना हो, तो आपको मैं बहुत इजी मेथड बता रही हूँ। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा ना, x² 2xy + y², इसके कोफिशिएंट का सम करो, 2 + 1 + 1 is 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 + 1 2, उसकी पावर कितनी करनी है 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज सेम बन रहा है 4। अगर इसके लिए देखें x + y रेज़ टू पावर क्यूब, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर इसके कोफिशिएंट को ऐड करो 3 6 7 8, 8 बन रहा है इसका सम, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, 1 + 1 इज 2, 2 की पावर 3 करनी है तो कितना बनेगा 8। तो इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीधा इसकी कोफिशिएंट उठाओ, उसकी पावर कर दो जो इंडेक्स किया हुआ है। ठीक है, ये हमने रखा हुआ है एग्जाम्पल करने के लिए। तो क्या आएगा, ये कोई टर्म दे दिया आपको 1 + x + y रेज़ टू पावर 300, इसके कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करना है सारे कोफिशिएंट्स का। तो कैसे करोगे, ये 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, 3 रेज़ टू पावर 300 कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है यही रखा होगा क्योंकि 3 की पावर 300 वाला मतलब कैलकुलेशन नहीं पूछी होगी। अगर ऐसा कुछ दिया हो ax + by, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है a, y का जो भी कोफिशिएंट है b, इसकी पावर कर दो n, तो आपको इसके कोफिशिएंट्स के सम मिल जाएंगे, सारे के सारे कोफिशिएंट्स के सम। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी था, ट्रिक्स भी बहुत थे, बहुत ज्यादा ट्रिक्स है इसमें, मतलब कंप्लीटली बायनॉमियल तो ट्रिक्स पे ही डिपेंडेंट है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। थैंक यू।